हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, धाकपुर, सारण। आज हम यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 3 में सांख्यिकी की उपयोगिता एवं सीमाओं की चर्चा करेंगे। आजकल अगर हम देखें तो सांख्यिकी का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, जैसे अर्थशास्त्र में, वाणिज्य में, मनोविज्ञान में, शिक्षा में, समाजशास्त्र में काफ़ी किया जाता है। फलतः इसकी उपयोगिता पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। सांख्यिकी की कुछ प्रमुख उपयोगिताएं हैं। पहला है, सांख्यिकी हमें प्राप्त आंकड़ों के परिणाम का विश्लेषण करने में मदद करता है। सांख्यिकी का प्रयोग करके हम चरों के बारे में एक यथार्थ निष्कर्ष निकाल पाते हैं। दूसरा है, सांख्यिकी द्वारा परिकलन कैलकुलेशन में हम विशिष्टता अर्जित करते हैं। स्पेशलाइजेशन, विशिष्टता मीन्स स्पेशलाइजेशन। सांख्यिकी द्वारा हमें वैज्ञानिक भाषा तथा उसके संबंधित शब्दकोश को समझने में मदद मिलती है। सांख्यिकी का ज्ञान रहने से ऐसी भाषाओं को पढ़कर या यथोचित निष्कर्ष पर हम आसानी से पहुंच जाते हैं। इससे ज्ञान की वृद्धि करने में काफ़ी मदद मिलती है। परंतु इन उपयोगिताओं के बावजूद भी इसकी कुछ परिसीमाएं या सीमाएं भी हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सांख्यिकी नीरस विषय है, क्योंकि इससे हमें आंकड़ों की सिर्फ अवस्थाओं के बारे में पता चलता है। जब तक किसी व्यक्ति का संबंध उन अवस्थाओं से किसी न किसी रूप में नहीं होता, सांख्यिकी नीरस एवं उबाऊ होता है। तीसरा है, सांख्यिकी में अक्सर यह देखा गया है कि आवश्यक आंकड़ों के अभाव में ही तुलनाएं की जाती हैं, जिसमें हमें यह भ्रमात्मक सूचना या भ्रम हो जाता है। जैसे मान लें कि यह कहना है कि औसत रूप से शहरी कर्मचारियों का वेतन ग्रामीण कर्मचारियों के वेतन से अधिक होता है, जो अपने आप में एक अर्थहीन कथन है, क्योंकि जब तक हम शहर तथा गांव के दोनों के आवासीय खर्च को ध्यान नहीं रखते, सिर्फ इस तरह की सांख्यिकीय तुलना के आधार पर हम नहीं कह सकते और न ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। चौथा है, सांख्यिकीय विधियों द्वारा साहचर्य के आधार पर प्रायः कारण संबंधी अनुमान लगाया जाता है, जो सर्वथा या हमेशा अधिकतर वो गलत ही रहता है। सच्चाई यह है कि सांख्यिकीय विधियां दो चरों के बीच कारण कार्य संबंधों को नहीं दिखलाती, अतः यह सिर्फ इन चरों के बीच साहचर्य की मात्रा को बतलाती हैं, इसके बीच के कारण कार्य संबंध को नहीं। इसी क्रम में हमारा 5वां पॉइंट है, सांख्यिकी में प्रतिदर्श सैंपल के आधार पर जनसंख्या के बारे में जो सामान्यीकरण किया जाता है वह सर्वथा सही नहीं होता। हालांकि लोग ये समझते हैं कि इस तरह का किया गया जनरलाइजेशन हमेशा सही एवं वैज्ञानिक ही होता है। जब जनरलाइजेशन विशेषकर छोटे प्रतिदर्श स्मॉल सैंपल या नॉन रैंडम सैंपल से किया जाता है, तो उसे लोग सही मानकर विशेष भूल करते हैं। इस तरह की भूल सांख्यिकी के लिए एक प्रमुख दोष है। इस तरह हम देखते हैं कि सांख्यिकी की लाभदायक उपयोगिताओं के बावजूद इसकी कुछ सीमाएं भी हैं।
जिन्हें ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। आधुनिक युग में, पर फिर भी आधुनिक युग में सांख्यिकी का महत्व तो काफ़ी बढ़ गया है। मनोविज्ञान, शिक्षा तथा समाजशास्त्र जैसे व्यवहारपरक विज्ञानों में भी आजकल इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक शोध में सांख्यिकी का सर्वाधिक उपयोग मापन तथा प्रयोग में होता है। अतः यह मापन के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी है, या मापन के क्षेत्र में सांख्यिकी की उपयोगिता का वर्णन बहुत ज़्यादा है। केंद्रीय प्रवृत्ति से मतलब वैसे सूचकों से होता है जो किसी समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे सूचक हमेशा प्राप्तांकों के केंद्रीय मान को बतलाते हैं। साधारण तौर पे बोले तो कि इन सूचकों को औसत की संज्ञा दी जाती है। अब हम यह जानते हैं कि मीन किसे कहते हैं। इसका प्रतीक, जिसे x बार पढ़ा जाता है, होता है। मीन के 3 प्रकार होते हैं: ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य तथा अंकगणितीय माध्य। पहले दोनों प्रकार के माध्यों का प्रयोग गणित में ज़्यादा होता है, अतः हम इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। सांख्यिकी में खास तौर पे शैक्षणिक तथा मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी में अंकगणितीय माध्य का प्रयोग किया जाता है। इसे सुविधा के लिए माध्य भी कहा जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि माध्य या अंकगणितीय माध्य क्या है? प्राप्तांकों के योग को उसकी संख्या से विभाजित करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही अंकगणितीय माध्य या माध्य कहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है मीडियन, माध्यिका। अभी तक हमने जाना कि माध्य या मीन किसे कहते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है माध्यिका, मीडियन। मीडियन का प्रतीक है MDN। वर्ट, नीडट तथा अहमान ने माध्यिका को परिभाषित करते हुए कहा कि माध्यिका किसी वितरण का वह बिंदु है जिसके ऊपर तथा नीचे 50-50% केसेस आते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि माध्यिका किसी वितरण का वह बिंदु है जो वितरण को 2 बराबर भागों में बांटती है। जब प्राप्तांकों को बढ़ती या घटती क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब माध्य की स्थिति माध्यिका कहलाती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है बहुलक, मोड। बहुलक किसी वितरण का वह बिंदु है जो सबसे ज़्यादा आता है या सबसे अधिक बार आता है। जैसे मान लेते हैं कि मनोविज्ञान में किसी वर्ग में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त होते हैं: 40, 35, 55, 65, 55, 32, 55, 48, 60, 55। इसमें बहुलक 55 है क्योंकि अंकों के पूरे वितरण में यह 4 बार आया, जो सबसे अधिक है। आवृत्ति वितरण में बहुलक उस वर्गांतर का मध्य बिंदु होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इस तरह से हमने जाना कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के तीनों मापों के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।